हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में यूपीपीएससी आर ओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत सब्जेक्टिव टेस्ट आपके कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और महत्वपूर्ण इकोनॉमी वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक सौर कलंक चक्र की जो प्रक्रिया है लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? 10 वर्ष, 11, 12 या फिर 13? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सौर कलंक की जो प्रक्रिया है लगभग 11 वर्षों में पूरी होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 11 वर्ष। बुध ग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है और इसका जो तापांतर है सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। बुध सूर्य से निकटतम ग्रह है, जबकि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और बुध की अगर हम बात करें तो सूर्य के सबसे पास में तो है, लेकिन पृथ्वी के सबसे पास में शुक्र है, ना कि बुध है। तो दूसरा विकल्प आपका गलत है। बाकी ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, सही है। और इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे कम है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, तो यहाँ पे जो तापांतर है वो बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तापांतर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि जैसे दिन में बहुत ज़्यादा तापमान हो और रात में तापमान गिर करके माइनस में चला जाए। और जितना ज़्यादा मतलब दिन में जैसे मान लीजिए 10 डिग्री 15 डिग्री तक तापमान जाता है और रात में जो है -30 40 तक चला जाता है। जितना अधिक इन दोनों के बीच में डिफरेंट होगा उतना ज़्यादा तापांतर होगा। तो यहाँ पे तापांतर भी कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के सबसे पास में है। तो ये विकल्प भी आपका सही है। जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सूर्य के पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह है वो शुक्र है, न कि बुध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, इसे पृथ्वी सूर्य से निकटतम जो है स्थित होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या कह रखी, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के निकट स्थित होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उपसौर हमेशा जो है 3 जनवरी को देखने को आपको मिलेगा और इस कंडीशन में पृथ्वी सूर्य के निकट स्थित होती है। ये बात भी आपका सही है। उपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वो कम हो जाती है और अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। और सेम यही कंडीशन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है। जब उपभू की स्थिति होगी, उपभू की, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब अपभू की स्थिति होगी तब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। याद रखिएगा, उपभू और अपभू जो है क्या होता है, उपसौर और अपसौर क्या होता है। ठीक है, उपभू जो है वो किसके बीच की दूरी है और उपसौर जो है वो किसके बीच की दूरी है, भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील या फिर सूडान? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सूडान की अगर हम बात करें तो यह मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? डोबर जल संधि, कुक जल संधि, डेविस या फिर बेरिंग? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही सही हो जाएगा। ठीक है, और यह जल संधि जो है 180 याम्योत्तर के लगभग साथ निर्धारित की गई है और यह एक काल्पनिक रेखा है और यह जो है बेरिंग जल संधि के लगभग समानांतर है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की जो असभ्यता है उसे क्या कहते हैं? मोहो असभ्यता, गुटेनबर्ग असभ्यता, लेहमन असभ्यता या फिर रिपती असभ्यता? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये क्या पूछ रहा है? निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, ठीक है, कौन सी असभ्यता पाई जाती है? ये निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहो असभ्यता पाई जाती है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है।
चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश, चंद्रमा से आने वाले प्रकाश की अगर हम बात करें तो इसे जो है लगभग 1.2 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है चंद्रमा से आने वाला प्रकाश। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीज या फिर निकेल? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी मात्रा लगभग 46% है, लगभग 46% है। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर अधिवितलीय? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। जो अवसादी चट्टानें हैं इसमें मुख्य रूप से जो जानवर हो गए, वनस्पति या सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष हैं वो देखने को मिलेंगे अवसादी चट्टानों में। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 नॉर्थ से 5 साउथ अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। यह ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए 5 नॉर्थ से 5 साउथ अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है इसे भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरण लंबवत होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तापमान अधिक नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा प्रतिदिन और साल के 365 दिन होती रहती है, जिससे तापमान क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कथन आपका ये वाला विकल्प भी सही हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1 और 3 दिया ही नहीं है, तो मान सकते हैं 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, लेकिन तापमान वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, पार्थिव उष्मा की वायुमंडल में धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली जो विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विकिरण, प्रतिलोम, लघु तरंग विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं? इसे कहा जाता है प्रतिलोम विकिरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? वन आच्छादित सतह, मेघाच्छादन, मरुस्थल या फिर हिम आच्छादित सतह? कौन सा कथन इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिम आच्छादित सतह। एल्बिडो होता क्या है? एल्बिडो की अगर हम बात करें तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के किसी भी सतह या किसी भी चट्टान या कोई भी परत है उससे टकरा करके वापस कितना जो है वापस परावर्तित हो जाती हैं, जिसका अधिक होगा उसी का एल्बिडो अधिक होता है। ठीक है, तो जो हिम आच्छादित सतह है इससे क्या है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं या इससे टकरा करके अधिक मात्रा में, मतलब 80 से 90% जो है परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो एल्बिडो है वो सबसे अधिक होता है। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सबसे अधिक होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण निम्न वायुदाब या फिर ध्रुवीय क्षेत्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो आर्द्रता है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में बताइए कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो विस्तार है भूमध्य रेखा के दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री अक्षांश तक है और यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। यह प्रदेश अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। ITCZ जिसे कहा जाता है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसके अंतर्गत आता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर ऑप्शन है, यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे देखिए ये है कि यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग हो जाए, मान कर चलिए कि उसमें कुछ लोचा है। ठीक है, केवल यहाँ पे सबसे अधिक ये होता कि ज़्यादातर वर्षा संवहनी होती है तो ये बात सही हो जाती है, लेकिन केवल संवहनी वर्षा होती है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी गलत है। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? सवाना तुल्य जलवायु, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली में मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इटली जो है यहाँ पर मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और इसकी जलवायु की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से 30 से 45 अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और भूमध्य सागरीय जलवायु भी इसी अक्षांश के मध्य में देखने को मिलती है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? देखिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है यह मुख्य रूप से आपके प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र हो गया
और ऑस्ट्रेलिया का यह पूर्वी भाग है, ये है पश्चिमी भाग। ठीक, तो यहाँ पे जो धाराएं चलेंगी, यहाँ पे जो धाराएं प्रवाहित होती हैं, या ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी धाराएं तो कहलाएंगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये क्या है, ये आपका प्रशांत, यहाँ पे प्रशांत महासागर का विस्तार है। ठीक है, अगर यहीं पे जे पूछता तो यहाँ पे आपका जो हिंद महासागर है उसका विस्तार हो जाता। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? बरखान, बाजार, ड्रमलिन या फिर बालुका? कौन भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, यह बताना है। देखिए, इसका अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ड्रमलिन। इसका निर्माण पवन की निक्षेपण क्रिया द्वारा ड्रमलिन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी बजादा, बालुका, बरखान ये सभी जो है पवन की निक्षेपण नहीं, अपर्दन क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। बाकी ड्रमलिन जो है इसका पवन के निक्षेपण क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है? हेमनद द्वारा, प्रवाही जल द्वारा, पवन द्वारा या फिर भूमिगत जल द्वारा? अगर काष्ठ स्थलाकृति की बात करें तो इसका जो निर्माण है भूमिगत जल द्वारा होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? पटल, विरूपणी मैदान, संप्राय मैदान, काष्ठ मैदान या फिर लोयस मैदान? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जब नदियाँ अपने अपर्दन प्रक्रिया को के बाद जो है आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो उससे संप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, उससे संप्राय मैदान का निर्माण होता है। जैसे इसके अंतर्गत आपका मिसिसिपी बेसिन हो गया, इसका ऊपरी भाग जो है, भारत का जो अरावली क्षेत्र हो गया, इसके उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्वालामुखी के बारे में देखिए, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होता है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होता है। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होता है, बात बिल्कुल सही है। और हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, ये बात भी सही है। बाकी हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सबसे अधिक जो विनाशकारी ज्वालामुखी है वो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है। ठीक है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है यह सर्वाधिक विनाशकारी प्रकृति की होती है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला या फिर अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी क्षेत्र? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिप्रशांत मेखला जो है यहाँ पे मुख्य रूप से भूकंप और सुना जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे सर्वाधिक सुभेद्य क्षेत्र यही है। ठीक है, परिप्रशांत वाला क्षेत्र। ठीक, जो ये वाला क्षेत्र है परिप्रशांत वाला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? हीलियम, रेडॉन, जिनॉन या फिर क्रिप्टॉन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। जहाँ पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, भूकंपीय केंद्र। और जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है उसे जो है ईपी सेंटर या फिर उसे जो है हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंग होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। एक सेकेंड, सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंग है, सही तो है, और ये जापानी भाषा ये भी सही है। देखिए, इसका दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसकी अगर हम बात करें सुनामी की, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? क्यूराइल, कनारी, लेब्राडोर या फिर गल्फ स्ट्रीम? कौन इसमें से गर्म जलधारा है, यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। बाकी जो सभी हैं कनारी, क्यूराइल और लेब्राडोर ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? देखिए अभी ऊपर इसके बारे में हम लोग देखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी सही है। प्रवालों के समुचित विकास के लिए जो औसत तापमान है लगभग कितनी होनी चाहिए? इसका औसत तापमान जो है लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, जिसमें प्रवाल जो है समुचित रूप से या कह सकते हैं कि प्रभावी रूप से अपना विकास कर सकें। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रवालों के लिए ना बहुत अधिक स्वच्छ जल ना बहुत गाद युक्त जल, मतलब
दोनों ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, पहले वृद्धि फिर कमी, या फिर पहले कमी फिर वृद्धि? विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके तापमान में कमी आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती जाएंगी, और इसी अनुसार जो ऊष्मा भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो सौर ऊर्जा जो है उसकी प्राप्ति भी कम होती है, और इसी संदर्भ में यहाँ पे जो तापमान है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? पछाव मेघ, उच्च स्तर, या फिर उच्च कपासी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पछाव मेघ जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर, और यह मुख्य रूप से सफ़ेद रेशम की भांति कोमल जो छितराए हुए हिमकणों के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनसे वर्षा नहीं होती है, और यह चक्रवातों के आगमन के सूचक होते हैं। चक्रवात जब आने वाली होती है उसके पहले इन्हीं बादलों को आकाश में देखा जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इन बादलों को चक्रवातों के आगमन का सूचक भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की जो दिशा है वो किधर से किधर होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम? उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में और न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सागरीय जल का उच्चतम तापमान जून में और न्यूनतम तापमान दिसंबर में। यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सागरीय जल के अगर हम बात करें तो सागरीय जल का जो वार्षिक तापांतर है अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी महीने में होता है। ठीक है, तो सागरीय जल का जो अधिकतम तापमान है वह अगस्त महीने में होता है, और न्यूनतम तापमान होता है फरवरी महीने में। ठीक है, ऑप्शन ए। किस महासागर की औसत लवणता सबसे अधिक है? हिंद महासागर, प्रशांत, आर्कटिक, या फिर अटलांटिक? सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर की जो औसत लवणता है हिंद महासागर, प्रशांत और आर्कटिक महासागर इन सागरों में सबसे अधिक है अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन डी। महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है पृथ्वी। जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होती है वहाँ पर लवणता भी अधिक होता है। नदियों की मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। सूर्य की बाह्य सतहों से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य की बाह्य सतह से जो ऊर्जा निकलती है यह फोटान के रूप में निकलती है। ठीक है, फोटान बंडल के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र या फिर परत जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? हाइपोलाइन, जीरो लाइन, थर्मोक्लाइन, या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, थर्मोक्लाइन की बात करें तो यह महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र होता है जहाँ पर तापमान में तीव्र गिरावट आती है, और इसे ही ताप प्रवणता कहा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो अधिकतम अंश है वह किस रूप में प्राप्त होता है? दीर्घ तरंगदैर्घ्य, लघु तरंगदैर्घ्य, मध्यम तरंगदैर्घ्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लघु तरंग। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में, और जो पृथ्वी से सूर्य का जो सौर का पृथ्वी से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वह दीर्घ तरंग के रूप में होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो प्राप्त करती है ऊर्जा लघु तरंग के रूप में, और जो उत्सर्जित करती है दीर्घ तरंग के रूप में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होता है। सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता के प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लवण की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न हो रहता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसमें, देखिए, समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न रहता है, ये भी आपका गलत है। और इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर सी है ये भी गलत है। ठीक है, देखिए, इसकी अगर हम बात करें, समुद्र का जो क्वथनांक है वो सामान्य जल से ऊंचा रहता है। ठीक है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह सामान्य जल की तुलना में निम्न नहीं बल्कि उच्च रहता है। और सी वाला भी गलत क्यों है? क्योंकि सागरीय लवणता जो मापा जाता है
वह प्रतिशत में नहीं, इसे परमोल में मापा जाता है। ठीक है, परमोल में मापा जाता है और परमोल का जो इंडिकेशन है ये होता है। ठीक है, और 1% में 100 परमोल होता है। ठीक, 100 परमोल। तो दोनों विकल्प आपका गलत है। ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 7 पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यह टोटल जो है विषुवत रेखा हो गया और इसके ऊपर 3 पेटियां पाई जाती हैं, इसके नीचे 3 पेटियां पाई जाती हैं। टोटल पेटियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? फैरल ने हवाओं के दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियालिस बल के आधार पर किया था। जिस दिशा में हवा प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न सभी जो है पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो यह पवनें हैं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकालीय प्रभाव होता है? स्थलीय समीर, सागरीय समीर, पर्वतीय पने या फिर उनमें से कोई नहीं? किसके कारण तटीय भागों की जो जलवायु है यह समकालीय होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्थलीय समीर के कारण। ठीक है, स्थलीय समीर के कारण जो हवाएं हैं या तटीय भागों की जो जलवायु है यह समकालीय होती हैं। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कुछ पौने दी गई क्षेत्र सिराको गिनी, विली विली ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड और ब्लिजार्ड कनाडा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें अगर सिराको की, सिराको जो है यह मुख्य रूप से गिनी नहीं बल्कि सहारा वाले क्षेत्र में, सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र में चलती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यही जो है सिराको, यही पवने जो है सहारा से आगे बढ़ते हुए जो भूमध्य सागर है यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके इटली जो है वहाँ पे वर्षा करती है और उसी वर्षा को रक्त वृष्टि कहा जाता है, क्योंकि सहारा मरुस्थल से जो धूल के कण उड़ाकर ले जाती है और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यही धूल के कण इटली में गिरते हैं। ठीक है, जो लाल रंग के होते हैं जिस कारण इसे रक्त वृष्टि कहा जाता है। और यह जो हवाएं हैं या फिर से रक्त वृष्टि जो या सिराको जो है यह वहाँ पे मुख्य रूप से इटली में अंगूर की जो कृषि है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ओशांक। ठीक है, ओशांक बिंदु। ओशांक बिंदु प्राप्त करने के बाद जो है जो हवाएं हैं वो संतृप्त हो जाती हैं, उसके बाद वर्षा होती है। ठीक है, और देखिए ओशांक बिंदु अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इससे ऊपर होगा तो जो वर्षा होता है वह जल की बूंदों के रूप में होता है, और ओशांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता है तो वर्षा जो है वो पाला, कोहरा, कुहासा इन सब के रूप में होता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ध्रुवीय क्षेत्र, केवल ध्रुवीय क्षेत्र या फिर ए और बी? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र और समशीतोष्ण वाले प्रदेशों में पूरे वर्ष वर्षा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता? पछाव स्तरीय, पछाव कपासी, पछाव या फिर वर्षा स्तरीय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पछाव स्तरीय मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत वातागर या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात उत्पन्न होती है उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। वातागरों की उत्पत्ति कहाँ होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति जो पछुआ पवनों के क्षेत्र हैं वहाँ पे शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो मतलब कह सकते हैं कि व्यापारिक पवन के क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, पछुआ पवन के क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। रूर प्रदेश किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? रूर खनिज की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो है आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रूर बेसिन जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध और ये कहाँ पे है? जर्मनी में है, जर्मनी में है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चिकवी कमाटा चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा या फिर बॉक्साइट? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
और चिकी कमाटा जो है या चिली का सबसे महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध, या कह सकते हैं कि विश्व के अग्रणी जो तांबा खनिज संसाधन है, या फिर तांबा के लिए जो कह सकते हैं कि जो उनका जो एक महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है, खनिज वो तांबे के लिए है। ठीक है, चूंकि कमाटा, और ये कहाँ पे, चिली में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा का महत्वपूर्ण खान है। ठीक है, चूंकि कमाटा। यूक्रेन का क्रिवायराक और ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्कों के लिए, पौध निर्माण, यूरेनियम या फिर डेयरी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूक्रेन का क्रिवायराक और ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत लौह अयस्कों के उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? डेन्यूब, पो, वोल्गा या फिर राइन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राइन। राइन नदी जिसको यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, और राइन नदी से ही यूरोप का सबसे अधिक जो व्यापार होता है, आंतरिक जो व्यापार होता है नदी मार्ग से, वो राइन नदी द्वारा ही होता है, और राइन नदी ही यूरोप का सर्वाधिक व्यस्ततम जल मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन डी। विश्व में रेल मार्गों का जो सर्वाधिक घनत्व है किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर रेलवे का जो घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। खिरगी जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यूक्रेन, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक। खिरगी जनजातियों का मुख्य निवास क्षेत्र है किर्गिस्तान में। ठीक है, मध्य एशिया में किर्गिस्तान राज्य में जो पामीर के पठार और थानशान पर्वत के क्षेत्र में मुख्य रूप से खिरगी जनजातियां निवास करती हैं, और इनमें ऋतु प्रवास करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन होता है। ठीक है, और इनका जो घर है, ये जो घर बनाते हैं उसको यूर्ट कहा जाता है। इनके घर को यूर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मुख्य जनजाति है वो कौन सी है? ये आपकी बुशमैन जनजाति है। ठीक है, बुशमैन जनजाति है जो मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, और यह प्रायः जो है नग्न अवस्था में रहते हैं, और इनका जो मुख्य व्यवसाय है आखेट होता है। जंगली वनस्पतियां एकत्र करते हैं, उसके साथ साथ झोपड़ी तथा गुफाओं में रहते हैं। सर्वभक्षी प्रकार के होते हैं। दीमक, इनको बुशमैन का चावल कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है याद रखिएगा। जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी जाती है? क्योटो, ओसाका, नगोया या फिर योकोहामा। जापान की मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है? डेट्रॉयट, टोक्यो, मॉन्ट्रियल या फिर पिट्सबर्ग। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पिट्सबर्ग को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है, और यह आपके यूएसए में स्थित है, जैसे विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर कनाडा। लॉरेन क्षेत्र की बात करें तो यह आपके फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में है लॉरेन क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, और यह जो है मुख्य रूप से लौह इस्पातों के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में है? चीन, भारत, फ्रांस या फिर अमेरिका। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका का जो शिकागो है यह विख्यात शहर है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के रूप में यह विख्यात है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थित है अमेरिका का सिलिकॉन वैली क्षेत्र। ठीक है, जो मुख्य रूप से जो आपके चिप वगैरह होते हैं, सिलिकॉन चिप, इनका निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही है। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, पूर्वी चीन या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व के 90% चावल का उत्पादन यहीं किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन है? गेहूं, चावल, मूंगफली सबके वैश्विक उत्पादन में दूसरे नंबर पे भारत है। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम और प्रकृति में यह क्षारीय मृदा होती है। यह जो है किस मृदा की बात कर रहा है? दोमट, लैटेराइट, मरुस्थली या फिर कपासी। देखिए, इसकी जो बात अगर हम करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मरुस्थलीय मृदा की बात कर रहा है। ठीक है, जो मुख्य रूप से अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है और क्षारीय होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों और भली भांति उन्नत
पशुपालन किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है? निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक या फिर गहन कृषि? इसे कहा जाता है गहन कृषि, जहाँ पे एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाए, उसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, किलिमंजारो या फिर एटलस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एकांकागुआ, जो एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, यह जो आपकी एंडीज है उसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और एंडीज की अगर लंबाई पूछ ले तो यह 7000 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर रही बात माउंट मैकिनले की बात करें, माउंट मैकिनले जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, अर्थात यह जो है रॉकी पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले। ठीक है, किलिमंजारो जो है आपके तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी है। और किलिमंजारो जो है यह आपका किलिमंजारो मुख्य रूप से तंजानिया में है और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माउंट एकांकागुआ। दस्ते काबिर और दस्ते लूट नामक जो मरुस्थल हैं वह किस देश में है? यह दोनों मरुस्थल है ईरान में। ठीक है, दोनों मरुस्थल ईरान में है। निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा साझा नहीं करता है? सऊदी अरब, यमन, जिबूती या फिर लीबिया? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लीबिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। ठीक है, लीबिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। लाल सागर से सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो सऊदी अरब हो गया, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, इनकी सीमाएं जो हैं लाल सागर से लगती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। यूराल और वोल्गा नदी किस महासागर में गिरती हैं? काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन या फिर लाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर के उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? बगदाद टिग्रिस नदी के तट पे है, बॉन है राइन नदी के तट पे, न्यूयॉर्क हडसन और वियना है स्वान नदी के तट पे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना स्वान नदी के तट पे यह गलत है। वियना की अगर हम बात करें तो यह जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यह जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, डेन्यूब नदी के तट पे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है और यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, यह आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो ए सही हो जाएगा, बी गलत है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा, स्वेज, कील या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्टिक सागर को कील बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली जो नहर है कील नहर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सी। जापान के जो द्वीप हैं उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। जापान के द्वीपों को होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, यह उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इनमें भी सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका कौन सा द्वीप है? जो होन्शु है, यह सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? इसका सही आंसर क्या है? मध्य एशिया का भाग नहीं है अफगानिस्तान। ठीक है, मध्य एशिया की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत निम्नलिखित देश आते हैं, जैसे कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सभी जो है जितने भी तान हैं वो सभी मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। बाकी अफगानिस्तान जो है यह दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? डेनमार्क, जिब्राल्टर, नॉर्थ चैनल या फिर डोवर जल संधि? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि या भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांगो नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है? मकर, विषुवत, कर्क या फिर विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों को? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगो नदी जो है यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अल्टूस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के या मूल निवासी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? बोलीविया और उरुग्वे, उरुग्वे और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे या फिर बोलीविया और गुयाना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, दक्षिण अमेरिका में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं और वो हैं बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, बाकी सबकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। ठीक है, बाकी इन्हीं दोनों की सीमाएं नहीं लगती हैं किसी से। किम्बरले का पठार कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका। किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, किम्बरले का जो पठार है वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो और अगर किम्बरले की खान पूछ ले, देखिए किम्बरले, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किम्बरले पठार पूछे तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन अगर किम्बरले खान पूछे तो यह आपके अफ्रीका में है। और अफ्रीका में कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। खान है साउथ अफ्रीका में, पठार है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? टॉरंस, बॉस, कुक या फिर हुड्स। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुक जल संधि जो है यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, पेरू की लीमा, वेनेजुएला का कराकस और चिली का क्विटो। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिली की जो राजधानी वह क्विटो नहीं, चिली की राजधानी सैंटियागो है। ठीक है, चिली की राजधानी है सैंटियागो। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चाइना। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार की बाउंड्री की अगर हम बात करें तो 1643 किलोमीटर है। ठीक है, नेपाल के साथ जो भारत की सीमा लगती है यह 1751 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की जो सीमा लगती है वह 3488 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है 3223 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे कम म्यांमार। अगर इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं तो उसमें अगर सबसे कम पूछता तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है वह 106 किलोमीटर है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विकल्प के अकॉर्डिंग। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर अर्जेंटीना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वो भारत से कम नहीं है। ठीक, सॉरी, भारत से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लद्दाख का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या फिर असम। इसका सही आंसर ऑप्शन है त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो है जीरो लाइन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वार नदमुख और पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिले हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फिटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। यह गलत है, यह जो है अपोजिट है। ठीक है, उन्मज्जन और निमज्जन की जो घटनाएं या फिर से यह जो विशेषता देखने को मिलती है वो पश्चिमी तटीय मैदान पर देखने को मिलती है, पूर्वी तटीय मैदान पर नहीं। पूर्वी तटीय मैदानों पर जो नदियों द्वारा अपने मलबे लाए जाते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है, तो यहाँ पे जो है पूरा अंदर तक जो है ये तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है। बाकी उन्मज्जन और निमज्जन की घटनाएं जो हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान पे देखने को मिलती हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार शैलक्रमों का सही क्रम क्या होगा? कुडप्पा, धारवाड़, आर्कियन, विंध्यन या फिर आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या फिर आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इनका जो कालक्रम है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। ठीक है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुग्याल, उखरूल, खज्जर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। ठीक है, और इसी के नाम पर गुलमर्ग, सोनमर्ग जो पड़ा है इसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे जो पाए जाते हैं घास के मैदान उसको मर्ग कहा जाता है। ठीक है, बाकी जो बुग्याल की हम बात करें, उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में इन घास के मैदानों को
खज्जर या खिज्जियान कहा जाता है। ठीक, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खीर गंगा उत्तराखंड, अरावली महाराष्ट्र, अत्रि उड़ीसा, जकरेम मेघालय। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खीर गंगा उत्तराखंड। ठीक है, देखिए खीर गंगा की अगर हम बात करें तो यह उष्ण अर्थात गर्म जल का स्रोत है और यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डायमीर जम्मू कश्मीर, छोटा सिंगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम और नामिक लद्दाख। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नामिक लद्दाख। ठीक है, यह गलत है। नामिक ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में है नामिक ग्लेशियर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर के अदृश्य हो जाती हैं, तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है, खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर भारत के मैदान की जो चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है, गलत है। पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम जाने पर बढ़ती है। पश्चिम से पूर्व जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये सकरी होती जाती हैं। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कुछ भारत के जलप्रपात हैं और उनकी अवस्थिति। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? ये आपके गोवा में है। बरकाना जलप्रपात है कर्नाटक में, और खंडाधार जलप्रपात जो है यह है उड़ीसा में है, और पालनी जलप्रपात है हिमाचल प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा इसका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चूरिया मुरिया पहाड़ी, डुडवा, चोओयू या फिर कटचल। कौन इसमें से हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है चूरिया मुरिया हो गया, डुडवा हो गया, चोयू, ये सभी जो हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। कटचल की अगर हम बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक पहाड़ी है कटचल। ठीक है, अंडमान निकोबार में। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन या फिर अल्पाइन। देखिए, इसका जो उत्पत्ति हुई थी वह कैलिडोनियन काल में हुई थी। ठीक है, कैलिडोनियन काल में भूसंतति से पूर्व घाट पश्चिम की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जबकि प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, हर्सिनियन काल में विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, और अल्पाइन युग में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, बाकी अगर पूर्वी घाट की पूछे तो वो कैलिडोनियन काल में हुआ था। खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है वो कौन सा है? कुडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ या फिर विंध्यन। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन जो तंत्र है वो है आपका धारवाड़ तंत्र। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ठीक है, बाकी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? रांची का पठार, देवगढ़ पठार, पलामू उच्चभूमि या फिर हजारीबाग पठार। इसका सही आंसर है बी, देवगढ़ पठार। यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देवगढ़ पठार की अगर हम बात करें तो यह विंध्याचल बघेलखंड पठार का भाग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प गलत है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है और मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में मिलती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती है। गलत है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। तो सही आंसर भी हो जाएगा। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं इनमें पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? पूर्व से सबसे अंत में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें कोसी, महानंदा, सोन या फिर गंडक। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महानंदा। ठीक है, महानंदा। गंगा नदी का उद्गम जो आपके उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है और यह जो है देवप्रयाग में जो है यह अलकनंदा नदी के संगम करती है और गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी जो सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और इसके बाएं तरफ से
पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। लास्ट में कौन मिलती है? महानंदा सबसे लास्ट में। और सबसे पहले अगर पूछ ले तो वो कौन मिलती है? रामगंगा। ठीक है, याद रखिएगा, भी हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती। यहाँ वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं और ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक होती है क्योंकि आधार तल को प्राप्त कर ले। इनकी ढाल प्रवणता बहुत प्रवणता अधिक नहीं, कम हो गई हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ढाल प्रवणता जो हिमालयी नदियाँ हैं इनकी ढाल प्रवणता बहुत तीव्र होती है। ठीक है, बहुत अधिक होती है, जिस कारण यह तीव्र कटान करती हुई जो है नीचे के मार्ग में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में जो वर्षा की मात्रा है लगभग कितनी होती है? यहाँ पे वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? कर्क रेखा के अधिक नजदीक होने के कारण, समुद्री तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण, समुद्री समकारी जलवायु के कारण, या फिर उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समुद्र के समकारी जलवायु के कारण यहाँ पे मौसम जो हमेशा क्या है कि एक जैसा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलता है, तो सी इसका सही हो जाएगा। भारत किस जलवायु कटिबंध में आता है? केवल शीतोष्ण, केवल उष्ण, शीतोष्ण और उष्ण दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के किस मंडल में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप, मध्यमंडल या फिर आयनमंडल? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, मुख्य रूप से जो आपके जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम है या क्षोभ मंडल में चलती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में यह चलती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। शीतकाल में सूर्य की स्थिति को मकर रेखा पर लंबवत होता है 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर या फिर 22 दिसंबर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, स्थानीय पवनों के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन ए इसका सही है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है लगभग कितनी होती है? 75 से 110 सेंटीमीटर, 112 से 115 सेंटीमीटर, 115 से 150, या फिर 150 से 200? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 112 से 115 सेंटीमीटर जो भारत में औसत वर्षा होती है वो प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न होती हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट या फिर काली? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, काली मिट्टी। यह सूखने पर क्या होती है? फट जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं और यह कठोर हो जाती हैं, और जब इस गीले होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? जीरो, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी या फिर सी? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा का जो बीज संस्तर है इसे जल संचय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और यह मध्यवर्ती परत होती है। सबसे ऊपरी परत है ए, फिर आपका बी है, ये मध्यवर्ती परत है, और सबसे अधिक जो जल का संचय है इसी परत में होता है, तो बी सी इसका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते जाते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। दोनों विकल्प जो है सही है। तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? धारवाड़, आर्कियन, दक्कन या फिर विंध्य? तांबा जो पाया जाता है मुख्य रूप से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तांबा आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, जो धात्विक खनिजों का भंडार है मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम है, और यहीं इसी में पाया जाता है। बाकी विंध्यन चूना प्रधान संरचना है। ठीक है, जहाँ पे मुख्य रूप से अधात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आर्कियन चट्टानों के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? जब प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है। इनका जो विस्तार है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं गलत है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो है इनका निर्माण हुआ है और इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन भी सही है। छोटा नागपुर खनिज पेटी के बारे में देखिए, इसका विस्तार या इसका जो मुख्य विस्तार है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। यह पेटी नीस और ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है
और यह देश का लगभग 75% लौह अयस्क यहीं पे पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देश का लगभग 75 नहीं 90% से अधिक जो लौह अयस्कों के भंडार हैं इसी में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर खनिज पेटी में। तो सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर खनिज पेटी, मध्यवर्ती पेटी, या दक्षिण खनिज पेटी, या फिर उत्तर पश्चिम पेटी। इसका जो सही आंसर क्या होगा? अभी आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं, देखे हैं, तो इसका कई सही कर सकते हैं। जो खनिज पेटी है यही होगी, छोटा नागपुर पेटी। क्यों? क्योंकि 90% जो खनिज संसाधन है इसी पेटी में पाए जाते हैं। खेतड़ी की खान निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, या फिर एल्यूमिनियम। कौन सा विकल्प इसका सही है? खेतड़ी की खान जो है मुख्य रूप से तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर बिहार। सबसे अधिक सोने का जो उत्पादन है वो होता है कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में मुख्य रूप से जो कर्नाटक का कोलार और हट्टी जो खान है, यहाँ पे मुख्य रूप से स्वर्ण का क्या किया जाता है? खनन होता है। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, सूरत, या फिर वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र का पहला जो कारखाना है वह कारखाना कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था? यह 1818 कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा। हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? हिंडाल्को की जो स्थापना हुआ था किस देश के सहयोग से? फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, हिंडाल्को का स्थापना हुआ था अमेरिका के सहयोग से। ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और यह उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। स्थापना हुआ था अमेरिका के सहयोग से। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़, बकरी, खरगोश, या फिर ऊँट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है वह खरगोश के बालों से प्राप्त होता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, इससे बनाया जाता है। देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया था? गांधीनगर, पुदुचेरी, रानीपेट, या फिर भोपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रानीपेट में स्थापित किया गया था। ठीक है, और रानीपेट कहाँ पे है? यह आपके तमिलनाडु में है रानीपेट। और स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1906 में, याद रखिएगा। रानीपेट, तमिलनाडु के रानीपेट में हुआ था 1906 में। नेपानगर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए फेमस है। ठीक है, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, और ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है नेपानगर। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँव को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? मैदानी इलाकों में 1000, पहाड़ी इलाकों में 500, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी करने के लिए, शहरों से गाँव को जोड़ने के लिए मैदानी क्षेत्रों में जो जनसंख्या है 1000 होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में 500 होनी चाहिए, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी? 2014, 15, 17, या फिर 18। इसे जारी किया गया था 2015 में। ठीक है, और उस समय भी जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे, अभी भी हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है इसे जारी किया गया था। तो बी सही हो जाएगा। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विस्तृत कृषि, रोपड़, वाणिज्यिक, या फिर स्थानांतरित। इसे जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है किससे है? इसका संबंध है मांस के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है, और इसी के अंतर्गत मुख्य रूप से झींगा उत्पादन वगैरह भी इसी के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है किसको? देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, इन्हीं के द्वारा 1960-70 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ है? खासी, मिजो, नीलगिरी, या फिर बादाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी, और वो मुख्य रूप से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। जौनसारी निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश। जौनसारी जनजाति जो है यह उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है, और इनका समाज जो है प्रतिसत्तात्मक होता है। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की जो सीमा रेखा है नेपाल के साथ साझा नहीं होती है? नागालैंड, उत्तर प्रदेश, असम, या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, सुमात्रा व निकोबार डक्कन पास, तमिलनाडु व श्रीलंका ग्रैंड चैनल। कौन सा विकल्प इसमें से सही है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, 9 डिग्री चैनल की बात करें तो सुमात्रा व निकोबार को जो है कौन सुमेलित नहीं है, सॉरी सर इसमें पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। सुमात्रा और निकोबार के बीच में जो है, या कह सकते हैं कि इनके बीच में जो तटरेखा या जो ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा को निकोबार से अलग करती है। ठीक है, ग्रैंड चैनल, और तमिलनाडु को श्रीलंका से पाक की खाड़ी अलग करती है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का जो घटता क्रम है वो कौन सा है। देखिए इसके अनुसार जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम जो है वह नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण क्रम जो है पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और शिवालिक। पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, शिवालिक। ठीक है, और स्टार्टिंग से देखिए तो वो हो जाएगा काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और शिवालिक। ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम क्या होगा। यह मैकाल, सतपुड़ा और विंध्यन है। पूर्व से पश्चिम, ठीक है, मैकाल, सतपुड़ा और विंध्यन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसका जो है नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, ये पहाड़ी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। जो दर्रे हैं जिसमें आपका हो जाएगा जोजिला, बोजिला, रोहतांग और माना। ठीक है, जोजिला, बोजिला, रोहतांग और माना। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है। गंडक, कोसी, टोंस या फिर गोमती। अभी ऊपर जो है बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो आई होप आप लोग को पता होगा। देखिए जो टोंस नदी है यह गंगा में बाएं तट किनारे से नहीं मिलती है। ठीक है, टोंस नदी जो है गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। बाएं तरफ से गंगा में जो नदियाँ मिलती हैं उसमें है रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, और दाएं तरफ से जो मिलती हैं नदियाँ उसमें यमुना है, टोंस है, ठीक है, सोन है, ये सभी नदियाँ दाएं तरफ से मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तूतीकोरिन, न्यू मंगलोर, कोच्चिन या फिर मार्मुगोवा। कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण जो क्रम है वो कौन सा होगा। उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें तो यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो स्टार्टिंग से अगर देखें तो वो जाएगा दामोदर, दामोदर, दामोदर स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी। ठीक है, दामोदर स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, और दामोदर स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, उसके बाद आता है कावेरी, फिर आता है वैगई, उसके बाद है ताम्रपड़ी। ठीक है, यह उत्तर से दक्षिण क्रम की नदियां हैं। ठीक है, जो कहाँ पे गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो सही आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित जो नदी हैं इनका पूर्व से पश्चिम का क्रम हो जाएगा आपका सोन, बेतवा, चंबल, लूनी। ऑप्शन सी। ठीक है, सोन, बेतवा, चंबल, लूनी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है। किसकी सीमा भूटान के साथ लगती है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इनकी सीमाएं जो है भूटान के साथ लगती हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर कौन है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन,
नेपाल हिमालय की नदियों के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो यह किन नदी के बीच में है? देखिए नेपाल हिमालय जो है यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय अगर पूछ ले तो यह जो है सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग या फिर कहीं कहीं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र भी देखने को मिलता है, तो इसके बीच में, ठीक है। बाकी नेपाल की बात कर रहा है तो वो काली और तीस्ता हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।